पीएम मोदी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। वाराणसी में प्रबुद्ध जनों से संवाद करेंगे पीएम मोदी और इसके साथ ही मोदी की विशाल रैली भी है। राजा तालाब में पीएम मोदी की विशाल रैली है और आज दूसरा दिन है पीएम मोदी का, जब वो बनारस में हैं और यहां पर वो प्रचार प्रसार करेंगे 7वें चरण के लिए। कुल 8 विधानसभा हैं वाराणसी में। वाराणसी कैंट, वाराणसी उत्तरी, वाराणसी दक्षिणी, ये वो विधानसभाएं हैं जहां पर पीएम मोदी का प्रचार प्रसार हो रहा है। प्रबुद्ध जनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी और उनसे संवाद करने ही पीएम मोदी पहुंचे हैं सम्मेलन में। तो वाराणसी में प्रबुद्ध जनों से संवाद करेंगे और इस संवाद कार्यक्रम में ही पहुंचे हैं पीएम मोदी। सबसे पहले दूसरा दिन जो है पीएम मोदी का, वो भी प्रचार प्रसार में ही व्यस्त रहेंगे पीएम मोदी, जिसमें कि सबसे पहले प्रबुद्ध जनों से संवाद कार्यक्रम में पहुंचे हैं पीएम मोदी। थोड़ी देर में संवाद होगा पीएम मोदी का प्रबुद्ध जनों से और इसके बाद विशाल रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो काफिला देख रहे हैं आप पीएम मोदी का, जहां पीएम मोदी प्रबुद्ध जनों से संवाद करने के लिए पहुंच गए हैं और थोड़ी ही देर में यह संवाद कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, आज दूसरा दिन है पीएम मोदी का और दूसरे दिन सबसे पहले पीएम मोदी प्रबुद्ध जनों से संवाद करने पहुंचे हैं कार्यक्रम में। प्रबुद्ध जनों से संवाद कार्यक्रम के मायने क्या हैं और प्रचार प्रसार आगे इसके बाद कहां होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रबुद्ध जनों का जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री के साथ रखा गया है, उसमें 8 विधानसभा के तमाम जो मुअज्जिज हस्तियां हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, उनको यहां पर बुलाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके जरिए से वो तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो समीकरण बीजेपी के खिलाफ खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। अगर इन विधानसभाओं की 8 विधानसभाओं की बात करें तो 8 विधानसभाओं में जो है कई ऐसे जो कास्टिज्म फैक्टर हैं, कई ऐसे सोशल फैक्टर हैं, कई ऐसे प्रमुख चेहरे हैं जो इस समय बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं या असंतोष में हैं, वो या बीजेपी से नाखुश हैं। उन तमाम धड़ों को, उन तमाम मुअज्जिज हस्तियों को ला करके प्रधानमंत्री के साथ संवाद के लिए बैठाया जा रहा है और वो प्रधानमंत्री उनसे संवाद करेंगे, उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो ये स्मार्ट कन्विंसिंग कही जाती है, ये साइलेंस कन्विंसिंग कही जाती है। आप एक जो बड़े लीडर्स हैं या फिर बड़े ऐसे चेहरे जो रिकॉग्नाइज्ड फेस हैं जो है इलाके के, उन लोगों के साथ प्रधानमंत्री जो है सीधे संवाद करेंगे और उनसे जानेंगे कि देखिए, अगर आप नाखुश भी हैं तो आपके पीछे नाखुशी के पीछे वजह क्या है। मैं एश्योरेंस देता हूं कि मैं जो है चीज़ों को उसे ठीक करूंगा। तो कुल मिलाकर के हम कल से कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद के चेहरे को सामने लेकर के आए हैं और वो साफ तौर पर जब प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन में भाग लेंगे, इससे पहले भी प्रबुद्ध जनों से वार्तालाप करते रहे हैं। काशी के प्रमुख जो साधु संत हैं, काशी के जो प्रमुख जो है जो हस्तियां हैं, और चाहे राजनीतिक क्षेत्र से हों, सामाजिक क्षेत्र से हों, व्यवसायी हों, जो है कारोबारी हों, उन तमाम लोगों से बातचीत करते रहे हैं, उनकी समस्याओं को जानते रहे हैं, उनसे बातचीत करके जो है काशी के विकास का रोड मैप तैयार करते रहे हैं। लेकिन इस बार दरअसल इसके पूरे मायने सियासी हैं, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले, आज चुनाव प्रचार थम जाएगा, उससे पहले प्रधानमंत्री यहाँ सबके साथ संवाद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जो है यहाँ पर प्रबुद्ध जनों को कन्विंस करने की कोशिश करते हुए दिखाई देंगे। तो ये अपने आप में सबसे अहम आज का जो ये पूरा कार्यक्रम है, वो अपने आप में सबसे अहम कार्यक्रम जो है इस बार काशी में रहने जा रहा है। बिल्कुल, बेहद ही अहम कार्यक्रम है और कोशिश है कि अपने संसदीय क्षेत्र में हवा वैसी ही रखें जो 2017 में थी, क्योंकि ब्रजेश जी 2017 में मोदी लहर में लोगों ने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को साथ दिया, अपना समर्थन दिया अपना। लेकिन इस बार देखें अगर तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है अपने क्षेत्र को बचाने के लिए, पीएम मोदी के लिए।
बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है 2014, 2017, 2019 लगातार बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली। लगातार बीजेपी ने यहाँ से कामयाबी हासिल की और कामयाबी नहीं हासिल की बल्कि ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की। 8 की 8 विधानसभाएं बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के पास थी जो है। अपना अब राजभर इस वक्त उनके साथ नहीं है, लेकिन 2017 में साथ में थे और एक अपना दल, एक राजभर और 6 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। तो जाहिर तौर पर चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, यहाँ चेहरा मोदी रहे और मोदी के चेहरे के नाम पर बीजेपी ने यहाँ ऐतिहासिक जीत हासिल की। एक बार फिर मोदी अपना चेहरा आगे ला करके बताना चाह रहे हैं कि 2014 में भी चेहरा मोदी थे, 2022 में भी चेहरा मोदी हैं और आप मोदी के नाम पर, मेरे चेहरे पर, मेरे जो है वादों पर आप यकीन कीजिए और कम से कम एक बार जो है बीजेपी को दोबारा सत्ता में पहुंचाइए। तो ये अपने आप में बेहद अहम हो जाता है जब वो बुद्धिजीवियों के बीच में, प्रबुद्ध जनों के बीच में मिलेंगे, उनके साथ वार्तालाप करेंगे तो देखना होगा कि जो, चूंकि बाजी पलटने में माहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो अभी भी एक बात समझ के चलिए कि बीजेपी की राह उतनी आसान नहीं है। 4 विधानसभाएं ऐसी हैं 8 में से जहां जबरदस्त तरीके से बीजेपी को टक्कर मिल रही है, जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री के रोड शो के बाद कल से तस्वीर बदली तो है, लेकिन उसे और बदलने के लिए ये प्रबुद्ध जनों का जो ये संवाद कार्यक्रम है, ये अपने आप में गेम चेंजर हो सकता है। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अभी आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। 7वें चरण की बात करें तो बेहद ही खास है और 7वें चरण में राजा तालाब क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी की विशाल रैली है। इससे पहले वो प्रबुद्ध जनों से मिल रहे हैं। तो वाराणसी में पीएम मोदी लगातार मौजूद हैं और 2 दिन, क्योंकि पीएम मोदी आज दूसरा दिन है उनका, 2 तस्वीर आपको अब हम दिखाएंगे। दोनों ही तस्वीर में आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जब अपने संसदीय क्षेत्र जाते हैं तो कैसे हर जगह वो जाते हैं। सबसे पहली तस्वीर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं और ये दूसरी तस्वीर जहां पीएम मोदी ने चाय की चुस्की ली है, पप्पू चाय की चुस्की ली है। दोनों ही तस्वीरों में आप देखेंगे कि परिवार से जैसे मिलना होता है, ठीक उसी तरह प्रधानमंत्री यहाँ की जनता से भी मिलते हैं क्योंकि वो अपना परिवार मानते हैं काशी के लोगों को। रेलवे स्टेशन का निरीक्षण उन्होंने किया और ठीक इसके बाद वो गए यहाँ पर चाय वाले के पास और उन्होंने चाय की चुस्की भी ली। प्रधानमंत्री का जो व्यक्तित्व है बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ है और वो प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी हर जगह जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, आम व्यक्ति की तरह, आम नागरिक की तरह। कई बार तो वो इतने भावुक भी हो जाते हैं कि अपने प्रोटोकॉल्स तक तोड़ देते हैं। लेकिन कुछ तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि आखिर वाराणसी से उनका कैसा लगाव है। तो आपको बता दें कि सबसे पहले पीएम मोदी ने रोड शो किया, 3 किलोमीटर लंबा रोड शो था। ठीक उसके बाद उन्होंने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और तीसरी तस्वीर, माफ कीजिएगा, ये दूसरी तस्वीर आप देखेंगे जहां चाय की चुस्की लेते नजर आ रहे हैं पीएम मोदी। 7वें चरण के महासंग्राम के लिए आज प्रचार थम जाएगा। अंतिम दिन आज शाम 6 बजे थम जाएगा प्रचार का शोर। यूपी में अंतिम चरण के लिए 7 मार्च को चुनाव होना है। 9 जिलों की 54 सीटों पर 7 मार्च को मतदान होगा। 613 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला वोटर करेंगे। तो 613 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनकी किस्मत दांव पर है। आखिरी चरण है और आखिरी चरण में कई सारे ऐसे वोटर्स हैं जिनकी किस्मत दांव पर है। 613 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। आखिरी चरण में 9 जिले शामिल हैं। 9 जिले में मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, भदोही, आजमगढ़, ये वो जिले हैं जहां पर बड़े बड़े दिग्गजों की जो साख है वो दांव पर है। 2017 के मुकाबले
2022 में क्या परिवर्तन होगा ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा, लेकिन कुल 54 सीटों पर ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार किया जा रहा है, चाहे एसपी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, सब लगातार जुटे हुए हैं। हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप श्रीवास्तव हमारे संवाददाता आजमगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, कृतिका भारद्वाज जौनपुर से हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं और ब्रजेश श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ जुड़े हैं वाराणसी से। हम सबसे पहले कृतिका, जौनपुर में क्योंकि आज अमित शाह और अखिलेश यादव दोनों ही नजर आएंगे, यानी कि जिन दो पार्टियों का मुकाबला ट्रांसपेरेंट है, कांटे की टक्कर कह रहे हैं, उन दो पार्टियों के बड़े दिग्गज आज जौनपुर में रहेंगे। कैसा माहौल है? देखिए अंशिका, अगर माहौल की बात की जाए तो वाकई कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है और भारतीय जनता पार्टी की शुरू से रणनीति ये रही है कि जिन सीटों पर 2017 में भारतीय जनता पार्टी कमल नहीं खिला पाई थी, उन सीटों पर इस बार 2022 में कमल खिलाया जाए। और जौनपुर की अगर बात करें तो जौनपुर में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 4 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, 3 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, 1 पर बहुजन समाज पार्टी और 1 पर अपना दल। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी का जिन 3 सीटों पर कब्जा है, जिसमें से शाहगंज और मल्हनी, ये 2 विधानसभा सीट जो अगर कहे जाए तो ये दोनों सीटें समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी इन दोनों ही सीटों पर, यानी कि सपा का जो गढ़ है, जहां पर सपा पिछले काफी लंबे समय से है, उन दोनों ही सीटों पर सेंधमारी करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और आपने अक्सर इससे पहले जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे वो विधानसभा के हो या फिर लोकसभा के हो, अक्सर हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी अक्सर जो सेंधमारी करती है वो गढ़ में जाकर करती है, फिर चाहे वो गढ़ कांग्रेस का हो, समाजवादी पार्टी का हो। और यही कोशिश जौनपुर में मल्हनी विधानसभा सीट और दूसरी है शाहगंज विधानसभा सीट, इन दोनों सीटों पर भी यही कोशिश भारतीय जनता पार्टी की जा रही है। और इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी का चाणक्य जिन्हें कहा जाता है, गृह मंत्री अमित शाह आज जौनपुर में है और कोशिश यही रहेगी कि इस बार सेंधमारी की जाए सपा के गढ़ में। चलिए ठीक है, आप बनी रहिए कृतिका हमारे साथ। संदीप श्रीवास्तव भी हमारे साथ आजमगढ़ से जुड़े हैं। संदीप, आजमगढ़ में भी आज क्योंकि 6 बजे तक ही प्रचार किया जा सकेगा, तो तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो आजमगढ़ पहुंचेंगे। संदीप, आप तक आवाज आ रही है? तो संदीप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। ब्रजेश जी, 7वें चरण का जो प्रचार प्रसार है वो 6 बजे तक खत्म हो जाएगा, 6 बजे के बाद कोई प्रचार प्रसार नहीं। उसके पहले ही जो जितने भी बड़े वीवीआईपी सीट्स हैं, गाजीपुर, मऊ, वाराणसी और जौनपुर, यहां पर पार्टियों की कोशिश है कि पूरी ताकत झोंक दें और जितना हो सके उतना कन्विंस कर लें जनता को। बिल्कुल, देखिए अंशिका, सबसे बड़ी बात है 7वें चरण का प्रचार आज शाम को थम जाएगा और उससे पहले कहीं न कहीं जो सियासी दल हैं उनकी जो है सांसें भी थमती नजर आ रही हैं, क्योंकि मुकाबला इतना रोमांचक है, इतना प्रतिस्पर्धात्मक हो गया है कि एक एक मिनट, एक एक सीट को लेकर के जो है नेता परेशान है। आज सुबह ही अखिलेश यादव जो है काशी विश्वनाथ पहुंचे, जो है आप देखिए जिस तरीके से जो है लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। काशी में अखिलेश यादव ने पूरी रात कल जो है 10 बजे तक रोड शो किया, 8 बजे से 10 बजे तक उनका रोड शो था, उससे पहले प्रधानमंत्री का रोड शो था। तो एक एक सीट पर जो है, एक दिन पहले अखिलेश यादव काशी में थे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कल पिंडरा में जनसभा किया, जो है आज भी कई जगह पर जनसभाओं के कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज जनसभा राजा के तालाब में जो है आज वहां पर जनसभा करेंगे। तो जो तमाम सियासी दल के बड़े नेता हैं वो इस आखिरी चरण में एक एक जगह पर जा कर के जो है कैंपेन कर रहे हैं। वहां पर उन्होंने बाकायदा मोर्चा संभाला हुआ और उन्हें लगता है कि आखिरी चरण में आप जितना मतदाताओं को अपने पक्ष में कर सको उतना ही बेहतर है, क्योंकि आज शाम के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा, आप अपनी बात नहीं पहुंचा पाओगे। केवल साइलेंट कन्वेंसिंग, जो डोर टू डोर या घर पे जा करके जो है समझाने बुझाने का काम ही हो सकता है। तो ऐसे में सभी नेताओं ने, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, सभी ने अपनी पूरी ताकत आखिरी चरण के आज आखिरी दिन झोंक रखी है। ठीक है, गाजीपुर से आशिफ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। गाजीपुर में भी आशिफ, तमाम नेताओं का जमावड़ा होगा, आज तमाम नेता प्रचार प्रसार करेंगे, कैसा माहौल है गाजीपुर का? ताजियाबाद मैदान में जो आज प्रियंका गांधी 12 बजे उनका आगमन है,
और सुनील राम को वोट मांगने की अपील करेंगे। और लोगों में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्साह तो मिल ही रहा है, लेकिन 2017 के मुकाबले 2022 का जो ये सफर है वो कितना आसान है पार्टियों के लिए? आसिफ से संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा साधने की कोशिश करेंगे। आजमगढ़ से संदीप श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जुड़े हैं। संदीप, आजमगढ़ में हालांकि हमने ये देखा है कि किस तरीके से अखिलेश यादव जाते रहे हैं, वहां पर लोगों से मिलते रहे हैं। सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, मुलायम सिंह यादव भी कई बार आजमगढ़ आए हैं, उन्होंने सीधे लोगों से बातचीत की है, संवाद किया है। तो एक जो व्यक्तित्व है उनका लोगों के अंदर बसा हुआ है। कितना मुश्किल है यहाँ पर अन्य दलों के लिए प्रचार प्रसार करना और साथ ही लोगों के दिलों में जगह बनाना? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये जैसा कि नेताजी ने कह ही दिया था कि आजमगढ़ मेरा दिल है और सफाई मेरी धड़कन है, तो उसी तरह ठीक यहाँ के जनता के दिलों में मुलायम और सपा बसती है और साथ साथ अखिलेश को भी उतनी ही जनता पसंद करती है यहाँ की। तो ऐसे में कहना यह होगा कि किसी भी अन्य दल के लिए सपा को बहुत ही कड़ी टक्कर देनी होगी, लेकिन इस बार का जो चुनावी समीकरण बता रहा है ये सपा के लिए भी आसान नहीं हो सकता है कि सारी विधानसभा सीटों को वो जीत पाए। इसके लिए भी सपा को पूरा दमखम लगाना पड़ रहा है अपनी सीट बचाने के लिए, क्योंकि भाजपा ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। भाजपा की सीटें हमेशा की तरह जो एक नहीं रहेंगी, ये बढ़ सकती है, क्योंकि भाजपा ने बहुत अच्छा काम किया है। भाजपा के जो नेता आ रहे हैं वो जनता के दिलों में अपनी पैठ बना चुके हैं और कहीं ना कहीं जनता का मन बदल रहा है कि वो भाजपा की तरफ झुक रहे हैं। ये सपा का गढ़ होते हुए भी। कृतिका, जौनपुर में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन सवाल ये है कि 9 विधानसभा सीटों के मुद्दे एक नहीं है, सब जगहों के मुद्दे अलग अलग हैं। वहां के जो जनता है उनका क्या कहना है कि वो मौजूदा व्यवस्थाओं से, मौजूदा चीजों से खुश हैं? देखिए अंशिका, कई जगह पर हम लोग गए, वहां की जो जनता है उससे हमने बातचीत की, तो हर जगह पर अलग अलग रिएक्शंस हमें देखने को मिले हैं। लेकिन अगर कुल मिलाकर पूरे जौनपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर पूरे जौनपुर का सिर्फ एक बहुत बड़ा मुद्दा है और वो है मेडिकल कॉलेज का। जो मेडिकल कॉलेज 2014 में जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तो उस दौरान उसकी नींव रखी गई थी, बनना शुरू हुआ था और हाल ही में भारतीय जनता पार्टी यानी कि योगी सरकार की तरफ से उसका उद्घाटन भी कर दिया गया। लेकिन अभी जब हम आज वहां पर गए और इससे पहले भी हम 2-3 दिन वहां पर गए, तो अभी तक वो मेडिकल कॉलेज पूरा बन के तैयार नहीं हुआ, अभी तक शुरू नहीं हुआ है। और यहाँ के लोगों का, यहाँ की जनता का सीधे तौर पर यह कहना है कि अगर ये मेडिकल कॉलेज समय से बन जाता तो कहीं ना कहीं कोविड काल में जिन लोगों ने जान गंवाई उसमें थोड़ा सा लोगों की जानें कम जाती, क्योंकि लोगों को इलाज वहां पर मिल जाता। तो सबसे बड़ी परेशानी ये, और अगर वो मेडिकल कॉलेज समय से बनकर तैयार होता तो शायद यहाँ पर रोजगार की भी इतनी ज्यादा समस्या नहीं होती, क्योंकि यहाँ के जो युवा है वो अक्सर, यहाँ पर ज्यादातर युवा बाहर गए हुए हैं रोजगार के लिए, बड़े जो शहर है वहां पर गए, फिर चाहे वो लखनऊ हो, दिल्ली हो, नोएडा हो, वहां पर रोजगार कर रहे हैं। यहाँ की जनता का सिर्फ ये कहना है कि हमारे बच्चे हमारे पास रहे, अगर यहाँ पर रोजगार मिल जाएगा तो यहाँ पर हमारे बच्चे पास में रहेंगे। ब्रजेश जी, बनारस में अगर हम देखें तो 8 विधानसभा सीटें हैं और 8 विधानसभा सीट पर जो प्रत्याशी उतारे गए हैं वो एक ही वर्ग के नहीं, अलग अलग वर्ग के उतारे गए हैं। कैसे राजनीतिक समीकरण को साधने की कोशिश बीजेपी ने की है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो यहाँ पर राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से अलग अलग न सिर्फ जातीय समीकरणों को साधा गया है बल्कि सामाजिक समीकरणों को भी साधा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कई चेहरों को दोबारा रिपीट किया गया है जो लंबे समय से यहाँ पर राजनीति में सक्रिय थे, तो उन लोगों को भी यहाँ पर दोबारा मौका दिया है, क्योंकि यहाँ सबको मालूम है कि यहाँ केवल और केवल जो है मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। इसी सड़क पर अभी कुछ घंटों बाद प्रियंका गांधी भी यहाँ पर आज शाम को रोड शो करती हुई नजर आएंगी। कल इसी सड़क पर प्रधानमंत्री ने रोड शो किया था। जो है आज प्रधानमंत्री जो है
पड़ोस की जो है उस विधानसभा में जनसभा करते हुए नजर आएंगे, वहां से वो 8 विधानसभा की तस्वीर को साधेंगे। तो कुल मिलाकर के कोशिश ये हो रही है कि देखिए प्रत्याशी यहाँ गौड़ हो जाता है, जाकर के यहाँ सारे समीकरण गौड़ हो जाते हैं। जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, उनका नाम आगे आता तो सारे मुद्दे गौड़ हो जाते हैं। तो बीजेपी की कोशिश यही है कि यहाँ सारे समीकरणों को अलग हटा करके केवल मोदी फैक्टर पर चुनाव लड़ा जाए और मोदी फैक्टर पर ही चुनाव करने की पूरी तैयारी है। तो विधानसभा कोई भी हो, मोदी फैक्टर ही यहाँ पर काम आएगा। जिस तरीके से जो राजा का तालाब जहाँ पर जनसभा करने जा रहे हैं, वहाँ से 8 विधानसभाओं को साधने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर के सियासत या काशी में सियासत मोदी के इर्द गिर्द घूम रही है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उसे कड़ी चुनौती देती हुई नजर आ रही हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। कृतिका आपका भी बहुत शुक्रिया, आसिफ आपका भी शुक्रिया और संदीप आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो खबर गाजीपुर से है, जहां आपको बता दें कि लगातार प्रचार प्रसार एक तरफ किया जा रहा है। तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो चुनाव के लिहाज से प्रचार कर रही हैं। सैदपुर विधानसभा के टाउन नेशनल इंटर कॉलेज में भोजपुरी स्टार दिनेश लाल निरहुआ बीजेपी गठबंधन प्रत्याशी सुभाष पासी के सहयोग में लोगों से वोटों की अपील की। तो वहीं मंच से निरहुआ ने भगवा गाना को लेकर थिरकते नजर आए। उन्होंने 2017 के गठबंधन पर तंज करते हुए कहा कि साइकिल उसी वक्त पंचर हो गई थी जब राजनीतिक गठबंधन कर साइकिल पर हाथी सवार हो गई थी। साइकिल हाथी का वजन उठाने में असमर्थ हो गई थी और इस बार तो पूरी तरह से उसका टायर ब्लास्ट हो गया है। निरहुआ के अनुसार हर तरफ कमल का वर्चस्व दिख रहा है। तो पहले जानकारी वो लोग लें, उन लोग से पूछबा तो कहिए कि भैया हम पान खोले हैं और धान जानकारी कुछ ना रहेला, बिना मतलब खाली धरना प्रदर्शन विरोध, लेकिन उससे कुछ हो ही ना। जनता जागरूक हो चुकल है, तो प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का फिर सरकार बने जा रही है। इतने खाली कहल जाला कि वो बिना पेनी का लोटा तो कब केहर ढरक जी हैं उनको कोनो भरोसा ना। और आप लोग के भी पता, सब लोग सब जानत है, गाँव घर का सब है, सबके मालूम है कि वो लोग कैसन नेता हुआ कि बेटा के एगो टिकट दे दा, एगो पतोहियों के दे दा, एगो इनहू के दे दा, एगो उनहू के दे दा। और भारतीय जनता पार्टी में ही ना होला। भारतीय जनता पार्टी में हमन के समझावल जाला कि जो कार्यकर्ता है उसको लड़ाओ, उसको। मेरठ में दौराला स्टेशन पर सहारनपुर से दिल्ली जा रही पैसेंजर ट्रेन के 2 कोच में आग लग गई। जैसे ही धमाके के साथ कोच से धुआं उठना शुरू हुआ, यात्री कोच से बाहर भाग अपनी जान बचाने लगे। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से कोच में आग लगी है। इस ट्रेन से काफी संख्या में दिल्ली नौकरी पेशा यात्री सफर करते हैं। तो वहीं आग लगने से 3 डिब्बे जलकर राख हो गए हैं। तो तस्वीर आप देख सकते हैं कितनी भयानक आग लगी है और शॉर्ट सर्किट के चलते ये भीषण आग लगी है। तो लगातार आग को बुझाने का सिलसिला जारी है, लेकिन अभी भी आग पर पूरी तरीके से काबू नहीं पाया गया है। तमाम जो दमकल विभाग के कर्मी हैं वो मौजूद हैं, वो आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि 2 तस्वीर आप देखेंगे और अपने आप ही अंदाजा लगा लेंगे कि इस आग को बुझाना इतना आसान नहीं है। 3 डब्बे क्योंकि जल कर राख हो गए हैं। ऐसे में लगातार दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर मौजूद हैं और प्रयास अभी भी जारी है आग को बुझाने का। चंदौली में सीआरपीएफ के जवान ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मृतक जवान चुनाव ड्यूटी में आया था और अल्फा 8 उड़ीसा बटालियन में तैनात था। केरला के कुन्नूर का रहने वाला था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हाथरस ओवरब्रिज पर तेज रफ्तार कार का टायर फटने से बड़ा हादसा हो गया। टायर फटने से कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार में सवार 3 लोग घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया है। बता दें कि कार सवार तीनों लोग शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे।
रायबरेली में जमीनी विवाद के दौरान सगे भाइयों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान एक भाई की मौत हो गई है, तो वहीं मृतक की बेटी ने चाचा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला सिटकीहा गांव का बताया जा रहा है। बिजनौर में तेज रफ्तार ट्रक और बाइक में टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं टक्कर में होने से हादसा बाइक में आग लग गई। मौके पर ही पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। इसे ले लेना। रुक जाओ भाई मेरे पास अगर मैं दूंगा भाई। ये है पैदा तो ग्रेटर नोएडा में घर के अंदर मौजूद महिला से पता पूछने के बहाने लुटेरों ने चेन लूटी और मौके से फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। काले रंग की पल्सर सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।